नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गति और गति का ग्राफ निरूपण, ठीक है। उसमें सदिश राशियाँ, अदिश राशि ये सब पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण में हम लोग 3 समीकरण पढ़ चुके थे। पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला था, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा वाला था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये 3 समीकरण था। तो इसी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे कि कब a 0 होगा, कब v 0 होगा, कब u 0 होगा, और इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम इससे पहले वाले में इस जो अल्फ़ाबेट यूज हुआ है उसको हम लोग बता चुके हैं कि क्या कौन सा चीज़ है। मतलब u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, अंतिम वेग है, t समय है, a नियत त्वरण है, ठीक है। ये सब पिछले वाली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। तो आइए इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए, u इक्वल टू 0 कब होता है? जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है, अब यहाँ से वो क्या करेगा, चलना स्टार्ट करेगा, तो उस समय हम लोग u 0 लेंगे। मतलब पहले उसमें गति नहीं था, ठीक है। या तो गति कर रहा है तो उसमें हम लोग वो नहीं देख रहे थे कि कहाँ से वो गति करना है। पहले हम लोग समझेंगे कि u जो है वो विरामावस्था में था, अब चलना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ u इक्वल टू हम लोग 0 ले लेंगे। बात समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि v इक्वल टू कब 0 होता है। v अंतिम वेग, देखिए u क्या था, प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग। मतलब स्पीड से चलने के बाद, मतलब किसी भी वेलोसिटी से चल रहा था, चलने के बाद कहीं भीड़ मिला, जैसे हम लोग की बाइक से चलते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद जैसे ट्रैफिक मिल जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक मार कर रुक जाते हैं। मतलब लास्ट में हम लोग की वेलोसिटी जब हम लोग रुक गए तो वहाँ पर v इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नियत वेग से चलेंगे, नियत वेग से चलने पर, देखिए जब कोई बाइक है या कोई वस्तु है वो नियत वेग से चल रही है, ठीक है। नियत वेग से चलने पर क्या होता है कि हम लोग का एक्सेलरेशन होता है, जो त्वरण, इसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों 0 होता है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। देखिए, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल होता है त्वरण बराबर। अब देखिए, इस बात को देखिए, जब कोई वस्तु नियत वेग से चल रही है, नियत वेग से चलने का मतलब है कि उसके वेग में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब पॉइंट ए से मान लीजिए वो स्टार्ट करके पॉइंट बी तक जा रहा है, तो उसके वेलोसिटी में जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो चलना ए से प्रारंभ करता है, तो बी तक उसकी जो स्पीड है, इसके आगे तक जाएगा लेकिन हम लोग बी तक इंक्लूड करेंगे, बी तक जो इसकी स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, उसके बाद भी वही है, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें नियत वेग हो गया, मतलब वेग में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, ना वेग घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग त्वरण की बात नहीं कर पाएंगे। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, एक छोटी सी और बात देख लीजिए। जब वेग में वृद्धि करते हैं, जैसे वेग
जब वेग में वृद्धि होता है तो क्या होता है, पहले ये समझ ले। देखिए, जब वेग में वृद्धि होगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो वेग वृद्धि में होगा, तो वेग मतलब बढ़ेगा। जैसे वेलोसिटी हमारा बढ़ेगा तो हमारा क्या करेगा, त्वरण भी बढ़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। जैसे वेग बढ़ा, पॉजिटिव का मतलब ये सेंस है कि वेग बढ़ गया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, त्वरण भी बढ़ जाएगा। और क्या, वेग घट जाएगा। वेग निगेटिव का मतलब वेग घट रहा है, ठीक है, वेग को हम लोग घटा रहे हैं, बस सिंबल यूज कर रहे हैं। तो हमारा त्वरण भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, त्वरण भी मतलब घटने स्टार्ट हो जाएगा। निगेटिव का मतलब ये नहीं कि निगेटिव हो जाएगा, वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, वेग घटेगा, निगेटिव का मतलब यही हम समझा रहे हैं कि वेग जब घटेगा तो जो त्वरण होगा वो भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ लिए इसमें फंडामेंटल। अब देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन करा लेते हैं। जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन है एक कि एक रेसिंग कार, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं तो फिर समझाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रेसिंग कार है जो स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। तो देखिए कह रहा है कि एक रेस कार का त्वरण हमको दे दिया है, ठीक, त्वरण कितना दिया है, त्वरण दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दे दिया है। तो कह रहा है कि वो चलने के 10 सेकंड बाद, मतलब टाइम जो है वो टी जो है वो 10 सेकंड दे दिया है, टाइम जो है वो 10 सेकंड दे दिया है, मतलब 10 सेकंड चलने के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा ना, दूरी पूछा है। दूरी बराबर मतलब यस है, तो वही दूरी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए रेसिंग कार है, ठीक है, रेसिंग कार है तो पहले वो तो रुकी रही होगी, मतलब जहाँ से पॉइंट है वहाँ से रुका होगा। अब गो बोलेंगे तब वहाँ से जाएगा, मतलब जो उसकी वेलोसिटी, प्रारंभिक वेलोसिटी थी वो 0 थी, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं पुट करने चाहिए। देखिए u 0 हो गया तो t भी 0 हो गया, मतलब यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a का वैल्यू कितना है, त्वरण कितना है 4 है, ठीक है, और समय कितना है 10 सेकेंड, मतलब इसका स्क्वायर। तो हम लोग यस इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 से 2 कट गया यहाँ, मतलब 4 2 बार में, तो ये 200 मीटर आ गया। मतलब कह रहा है कि यदि कोई रेसिंग कार है उसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो चल रहा है, तो 10 सेकंड बाद वो 200 मीटर जाएगा। क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चन है ग्राफ से रिलेटेड है। तो देखिए जैसे ये तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ गलत है। तो ग्राफ हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन में ए वाला है जो ये समय, ये चाल, ठीक है, ये दे दिया है, बी वाला दे दिया, ये ए वाला, ये बी वाला दिया है, बी वाला ये समय चाल, ठीक है, सी वाला पॉइंट दे दिया है, समय चाल, और डी वाला पॉइंट दे दिया है समय चाल, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक है। तो आइए अब लोग समझते हैं कि कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक है। तो देखिए पहले में समय है, ठीक है, और चाल है।
चाल और समय में देखिए, इससे पहले कुछ बात समझ लीजिए। पहला बात क्या होता है कि टाइम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। टाइम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिए क्वेश्चन कराने से पहले। जो समय होता है, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। बात समझ में आ गया? समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ये एकदम पॉइंट अपने अंदर रख लीजिए, समय ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टाइम जो पीछे हो भी नहीं करेगा, जैसे पीछे टाइम जाएगा ही नहीं, तो हम लोग का समय कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। शून्य के बाद वो कभी समय, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ टाइम शून्य था, लेकिन उससे ऋणात्मक पॉइंट में नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं जाएगा कि -2:14 हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो समय हमेशा धनात्मक होता है या शून्य हो सकता है, ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात चाल जो है, चाल भी हमेशा, मतलब देखिए चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। चाल शून्य हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, बढ़ सकता है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में कभी चाल नहीं होगा। शून्य के बाद नहीं बढ़ता है। बात समझ में आ गया? ये माइनस कहने का मतलब यही है कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ कट कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो ये ग्राफ समझने के लिए ये 2 पॉइंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम समझ लीजिए फैक्ट बात है। ये हम लोग को जानकारी रहेगी तभी हम लोग ग्राफ में छाट पाएंगे कि कौन सा ग्राफ गलत है और कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है। तो आइए इन दोनों से ही हम लोग को क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि समय, देखिए ये समय का है ग्राफ, तो इसमें जो है समय बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो चाल बढ़ेगा, मतलब जो भी ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा उसमें चाल बढ़ेगा, जो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे आएगा उसमें समय बढ़ेगा। देखिए थोड़ा सा इधर देख लीजिए, जैसे मेरा कोई ग्राफ ये है, ठीक है, ये समय है और ये चाल है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए जब कोई ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस से रिलेटेड हुए जाए, मतलब यहाँ से होते हुए ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में जाए, एक्स एक्सिस के पास से जाए, तो क्या करेगा कि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, समय बढ़ेगा, लेकिन जो चाल है वो नहीं बढ़ेगा, मतलब घटता रहेगा। या चाल घटता नहीं है, जैसे चाल जो है हम लोग का कुछ मतलब थोड़ा वैल्यू हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका वैल्यू। तो देखिए जैसे हम लोग एक ग्राफ ये खींच दें तो इसमें क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। देखिए टाइम पर ही रिलेटेड ग्राफ है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। और इसका चाल यदि ऊपर की तरफ ग्राफ जाता, मतलब ऐसे जब ग्राफ जाता, तो हम कह देते कि चाल बहुत बढ़ रहा है, समय कम लग रहा है। देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट हम लोग दोनों में निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर दूरी भी निकाल देते हैं इन दोनों पॉइंट पर। ये बात समझ लीजिए, फिर एकदम एग्जैक्ट वे में भी इसको हल कर सकते हैं आप। यहाँ से बात समझ लीजिए। देखिए कोई हमारा एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस पर है समय हम लोग ले लिए हैं, और वाई एक्सिस पर हम लोग चाल को ले लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, देखिए समय ग्राफ था एक, ये वाला ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, और एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो देखें कि बी वाले को यहाँ पर काट रहा है और ए वाले को इस पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी वस्तु को, बी वाले में पहले समझ लेते, किसी वस्तु को यहाँ तक जाने में, मतलब इतना चाल कवर करने में उसको इतना समय लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए इसमें जो है, देखिए किसी वस्तु को यहाँ पर चलने, मतलब इतना चाल होने के बाद भी टाइम यही लग रहा है, लेकिन किसी वस्तु को इतना चलने पर टाइम उतने लग रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, और इसमें कम समय लगेगा। इस वाले का चाल ज़्यादा होगा, इस वाले का चाल कम होगा, ठीक। अब नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा में समय। देखिए समय ज़्यादा लगेगा तो चाल हमारा कम हो जाएगा,
समय ज़्यादा होगा, समय जब ज़्यादा लगेगा तो चाल हमारा कम हो जाएगा। तो वही है यहाँ पर क्या है, इस ग्राफ में समय ज़्यादा हो रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है। एक्स एक्सिस पर चलेंगे तो समय बढ़ेगा, ठीक है। तो समय बढ़ रहा है तो हमारा चाल कम है। और यहाँ पर देखिए ऐसे जाने पर हम लोग को क्या है कि समय कम लग रहा है तो हम लोग का चाल बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस ग्राफ में हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए जैसे हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ से देखें कि ये ग्राफ है चाल और समय में, तो ठीक है, चाल बढ़ रहा है तो समय भी अपना उसी के अनुपात में घट रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं तो ठीक ही है ये। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, चाल बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है और फिर समय भी बढ़ रहा है, तो ये भी सही है। मतलब चाल है, समय के ग्राफ में कुछ निगेटिव इन दोनों पॉइंट में। देखिए हम लोग को पॉइंट यही दो में छाटना है, इसको इसी दो में हम लोग इसको छाट लेंगे। यही दो पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट बताएं इसको। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें चाल और समय वाले में कुछ तो निकल नहीं रहा है। जैसे देखिए समय इसमें ऋणात्मक नहीं हो रहा है तो ये ठीक तो है, चाल इसमें ऋणात्मक नहीं हो रहा है, ये भी तो ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें चाल बढ़ रहा है, समय उसके अनुपात में है, ठीक है ये भी। अब देखिए इसमें देखिए पहले चाल यहाँ तक था, ठीक है, चाल यहाँ तक था तो क्या किया गया, चाल यहाँ तक था पहले, तो यहाँ से क्या किया कि कम होता हुआ गया ना, चाल कम होते होते यहाँ तक चला गया, मतलब समय पर रुक गया आके, और समय लगा तो चाल पता चला कि नीचे चल गया है। तो इसीलिए चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है ना, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ये ग्राफ में ये गलत है। बात समझ में आ गया, यानी डी वाला जो विकल्प था वो हमारा गलत है, यही हमको इसमें छाटना था। अब आगे आइए अगला क्वेश्चन पर, इसको रब कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें भी क्या करना है कि वही कौन सा ग्राफ गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा का ए, ये समय है, ये दूरी है, बी वाला है, ये समय है, दूरी है, ठीक। सी वाला है, समय है, दूरी है। डी वाला है, समय है, दूरी है, ठीक है। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक। तो वही दो पॉइंट्स हम लोग इसको भी पकड़ लेंगे। देखिए इसमें भी क्या है कि पहले ये देखिए दूरी और समय ग्राफ किसको डिनोट करता है, ये बताता है चाल, ठीक। दूरी और समय ग्राफ जो बताता है वो बताता है चाल को, ठीक है। इससे हम लोग पहले पढ़े थे, चाल और समय ग्राफ बताता है त्वरण को, ठीक है। तो ये चाल बताता है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये ठीक ठाक है, समय बढ़ा, दूरी अपना ऐसे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि समय एक बार बढ़ा फिर उसके बाद समय घट रहा है, मतलब यही समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लिखे थे वहाँ पर। तो समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो हम समझ गए कि ये वाला हम लोग का ग्राफ गलत है, ठीक। इसको चेक कर लेते हैं, इसमें भी तो ठीक है, समय दूरी अपना ठीक है, इसमें भी मतलब हम लोग का जो गलत चूज करना था कि कौन सा ग्राफ गलत है, वो ये वाला गलत है, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में है, समय, दूरी,
ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसमें पूछा है इस क्वेश्चन में कि किसकी चाल ज़्यादा है, ठीक। तो किसकी चाल ज़्यादा है हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए ये ए है और ये बी है, तो इसमें बताना है कि किसका चाल ज़्यादा है। ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें बताना है, देखिए ये नहीं है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। किसमें किसकी चाल ज़्यादा है। तो देखिए हम लोग जानते थे कि चाल उसी का ज़्यादा होगा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। चाल उसी का ज़्यादा होगा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो स्लोप इसमें किसका ज़्यादा है, तो स्लोप हम लोग देखेंगे कि इसका स्लोप ये है, ठीक, और इसका स्लोप ये है। मतलब ढाल किस में ज़्यादा है, ढाल इस वाले रेखा में ज़्यादा है। तो ढाल जो ज़्यादा है वही उसका हम लोग का उसका क्या होता है, वेलोसिटी, मतलब जो हम लोग का चाल पूछा था, चाल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चाल किसका ज़्यादा होगा, जिस रेखा का ढाल एक्स एक्सिस से ज़्यादा होगा। इसका देखिए एक्स एक्सिस से ढाल इतना है और इसमें क्या है, एक्स एक्सिस से इसका ढाल बी का ये है। तो इसका मतलब कि बी का चाल ए से अधिक है, ठीक। क्यों अधिक है, समझ में आ गया होगा बात। क्योंकि इसका ये जो ढाल है वो ज़्यादा है बी के, मतलब बी का जो ढाल है वो ए के ढाल से ज़्यादा है, इसलिए बी का जो चाल है वो ए के चाल से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ गया होगा। ये देखिए ग्राफ में बस हम लोग को यही ध्यान, दो चीज़ें देना होता है कि पहले जो समय है हम लोग का समय है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो ना, और जो चाल हो वो ऋणात्मक ना हो। तो इन्हीं दो पॉइंट से हम लोग को पूरा ग्राफ चेक कर सकते हैं। पूरा ग्राफ चेक करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा है, मतलब गलत है, कौन सा ग्राफ सही है। तो इसमें किसकी चाल ज़्यादा होगी, बी की चाल ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि बी की ढाल ज़्यादा है, एक्स एक्सिस से बी की ढाल ज़्यादा है। देखिए जैसे यहाँ से हम लोग आपको कूदने के लिए कहें तो आप धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, ढाल कम है। कहते हैं ना कि अरे ढलान ज़्यादा है, धीमे धीमे चलो नहीं तो गिर जाओगे, तो और उसको ज़्यादा ढाल बना देते हैं, ढालूदार, तो कहते हैं कि अरे और धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। तो इसमें हम लोग को बस यही चेक करना है, जिसका मतलब चाल हम लोग को पूछा है कि किसकी चाल ज़्यादा होगी, तो उसका हम लोग स्लोप देख लेते हैं एक्स एक्सिस से उसका ढाल कितना है। अब आप इस पर एक गोली छोड़िएगा और इस पर एक गोली छोड़िएगा, दोनों सेम हो गोली, तो वो क्या करेगा, ये दूर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका ढाल ज़्यादा है, ठीक है। या आप इस पे से गिरिएगा और इस पे से गिरिएगा, तो यहाँ से जो व्यक्ति गिरेगा वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और इस पे से जो गिरेगा वो कम दूर तक जाएगा। मतलब इसका ढाल कम है इसके अपेक्षा, बी के अपेक्षा ए की ढाल कम है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति, ठीक है। आइए देखते हैं प्रक्षेप्य गति। हम लोग को एक कोई कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है, यहाँ नीचे हम लोग का पृथ्वी है, इधर ऊपर आकाश है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होगा पूरे क्षेत्र पर, नीचे पृथ्वी है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पूरे जगह हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन पर से कोई पत्थर लेते हैं, ठीक है, कोई पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, उसको हम लोग यू वेलोसिटी से ऐसे फेंकते हैं किसी ऊपर की तरफ। यू वेलोसिटी से हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यू वेलोसिटी से, ठीक, थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से जो थीटा एंगल बनाता है। कोई हम लोग पत्थर लिए, पत्थर का टुकड़ा, उसको हम लोग क्या किए कि यहाँ कोऑर्डिनेट के पास से हम लोग बैठ के उसको यू वेलोसिटी से प्रक्षेपित कर दिए, ठीक है। प्रक्षेपित कर दिए तो जो कि एक्स एक्सिस से वो हम लोग का थीटा एंगल बनाता है। बात समझ में आ गई, थीटा एंगल बनाता है। तो
इसी के गति को हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र में ना, गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में जब किसी वस्तु को हम लोग प्रक्षेपित करते हैं तो वो क्या करता है, एक परवलयाकार पथ बनाते हुए जमीन पर गिरता है। ऐसे देखिए, तो आप लोग भी जनरली किए होंगे, कोई पत्थर, छोटा का पत्थर का टुकड़ा लीजिए और उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकिए, तो फेंकते हैं तो देखते होंगे कि ऐसा ही पथ हम लोग को प्राप्त होता है। ये पत्थर हम लोग का गया हुआ है, ये उसका पथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको जानने से पहले वेक्टर वियोजन पढ़ लेते हैं, फिर ये बात आसानी से, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। देखिए वेक्टर वियोजन क्या होता है। वेक्टर का वेक्टर का वियोजन, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखिए वेक्टर का वियोजन क्या होता है, जैसे हम लोग को कोई एक वेक्टर दे दिया गया, ये फोर्स का वेक्टर है, ठीक। अब इसको हम क्या करें कि दो लंबवत, दो एक दूसरे के लंबवत दो वेक्टरों में इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, जिसका प्रभाव, संपूर्ण प्रभाव इस वेक्टर के बराबर हो। तो देखिए अब ये वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा, डायरेक्शन ये है मान लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए कि दो लंबवत एक दूसरे को मतलब वियोजित कर दिए। इसको देखिए, ये इसके परपेंडिकुलर है, देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है। वेक्टर वियोजन देखिए, जैसे हमारे पास एक वेक्टर था f, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन था, तो हम क्या किए, इसी के प्रभाव के बराबर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिए। एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, दोनों क्या है, लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो ये हम लोग थीटा एंगल इसको मान लेते हैं। तो जो हमारा ये वाला कंपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या किए, ऐसे जनरल वे में समझ लीजिए कि 5 रुपया को हम लोग क्या किए, 2 में डिवाइड कर दिए, ठीक। ये क्या है, 2 है, ये 3 है, ठीक। 5 रुपये को हम लोग 2 में डिवाइड कर दिए, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट हम लोग को मिलेगा वो 5 मिलेगा। मतलब ऐसे तो जनरल वे में हम लोग नहीं सिखा सकते हैं, इसका एडिशन अलग है, इसका एडिशन अलग है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक वेक्टर के रूप में, इस वेक्टर के बराबर दो वेक्टरों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हम लोग को मिलता है कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का, जैसे ये दोनों वेक्टर हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग को इस वेक्टर के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले वेक्टर को हम लोग कहते हैं f cos थीटा, और इस वाले वेक्टर को हम लोग कहते हैं f sin थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड खाली बता रहे हैं, ठीक। तो बात समझ में आ गया, मतलब f cos थीटा और f sin थीटा जोड़ने पर हम लोग को ये f मिल जाएगा, ये वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो प्रभाव होगा वो इसके प्रभाव के बराबर होगा। हम लोग बस यही करना चाह रहे थे, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया। तो इसको f cos थीटा, ठीक, जो क्षैतिज में है जिससे थीटा एंगल मिला हुआ है, तो इसको f cos थीटा कर देते हैं, और इसको f sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। बात समझ में आ गया। देखिए अब f के जगह u भी हो सकता है, u भी एक वेक्टर है, ठीक। तो जो भी रखना चाहते हैं हम लोग उसको अपना रख लेते हैं। तो यहाँ पर u यूज किए हैं, इसलिए हम लोग u वाला काम कर लेंगे, ठीक। तो देखिए ये एक वेक्टर था, यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर था, तो इसको दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ दिए। मान लीजिए एक ये और एक ये, दो कंपोनेंट में इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। बात समझ में आ गया। तो इससे थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब देखिए, अब इसमें हम लोग बात समझते हैं, जो u cos थीटा है वेक्टर, ये क्या करेगा, उसको क्षैतिज में लाना चाहेगा। जो पत्थर है, ठीक है, जो पत्थर को ऐसे हम लोग फेंके हैं, वो क्या करेगा, उसको क्षैतिज में लाना चाहेगा, ठीक। और ये u sin थीटा उसको ऊपर लेके जाना चाहेगा। तब इसका देखिए, जैसे यहाँ से दो प्रभाव मिलके, जैसे ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो उसका पथ जो होगा ऐसा हो जाएगा, ये पैराबोलाकार हो गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए
जब ये प्रक्षेप गति कर लिया तो मान लीजिए ये मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पर गया। अब इसके बाद क्या करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, वहाँ से नीचे आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब वेक्टर वियोजन करोगे, जैसे देखो ये जो हम लोग का वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, मान लीजिए ये था और ये इसका परपेंडिकुलर, जैसे देखिए ये क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया। u sin थीटा यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू नगण्य हो गया। तो अब ये ऊपर तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर ले जाने में सहायक है और इसको क्षैतिज ले जाने में सहायक है, ठीक है। ये ऊपर ले जाने के लिए सहायक है और ये क्षैतिज में ले जाने के लिए सहायक है। तो ये जब 0 हो गया तो अब वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो ऊपर नहीं जाएगा। अब जब ऊपर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, अब क्षैतिज में इसका ये क्षैतिज वाला प्रभावित हो जाएगा, मतलब u cos थीटा ये प्रभावित रहेगा। बात समझ में आ गया। तो ये वाला देखिए वैल्यू खत्म हो गया था यहाँ पर, अब नीचे जाएगा, यहाँ गिर जाएगा। तो अब हम लोग को इसमें 3 चीज़ें निकालनी है, ठीक। मैक्सिमम हाइट, मतलब कितना ऊंचाई तक गया, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, कितना दूर तक गया, और उसका उड्डयन काल, कितनी देर वो हवा में रहा। ये 3 चीज़ इसमें हम लोग को निकालना है। तो देखिए उड्डयन काल जो होता है वो यहाँ से प्रक्षेपित किए जब वस्तु और फर्श से टकराने के जस्ट पहले का जो समय है, मतलब फर्स्ट पे टकराया नहीं है, उससे टकराने से पहले का जस्ट बस उसके बाद अब टकरा जाएगा, मतलब उससे पहले, टकराने से पहले का जो वेग है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर भी रहेगा तब पर भी तो नहीं टकराएगा, लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहे, लास्ट में, ठीक है। टकराने से पहले, बस टकराता ही था लेकिन उससे कुछ पहले ही काम कर लिए हम लोग, तो वो उड्डयन काल कहलाता है। तो उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। टी क्या है, उड्डयन काल है, वस्तु कितनी देर तक हवा में रहा। जैसे हम यहाँ से फेंके, फेंकने के बाद वो गया, जाने के बाद वो जब फर्श तक नहीं तब तक गिरा, ठीक है, फर्श तक नहीं गिरा, उससे उतना समय वो कितना देर तक हवा में रहा। हमारी बात कहने का मतलब ये है कि वो कितना देर तक हवा में रहा, अब उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाएगा, तो वही टाइम है। तो T इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपन g, ठीक, ये फार्मूला है। अब देखिए sin थीटा यहाँ पर है, ठीक है, 2u sin थीटा अपन g, यहाँ पर sin थीटा है। यदि हम लोग को टाइम मैक्सिमम चाहिए, ठीक, टाइम मैक्सिमम चाहिए, मतलब कि हमारा पत्थर जो है वो ज़्यादा देर तक हवा में ही रहे, ज़्यादा देर तक हवा में ही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रखना होगा, थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू वो 90 रखना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मान पाएंगे, तो टी मैक्स हो जाएगा, ठीक। टी मैक्स इक्वल टू 2u अपन जी, ठीक है। तो ये हम लोग को मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम देर तक वो क्या रहेगा, हवा में रहेगा। मतलब किसी चीज़ को ऐसे फेंकिए और किसी चीज़ को ऊपर सीधे ऐसे फेंकिए, तो देखिएगा कि जो ऊपर फेंके हैं वो ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा और जो ऐसे फेंके हैं वो कम देर तक हवा में रहेगा। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग को कहेंगे कि लीजिए ये सामान या पत्थर का टुकड़ा, इसको ज़्यादा देर तक हवा में कीजिए, हवा में फेंकिए। तो आप ऐसे नहीं फेंकिएगा, आप ऊपर की तरफ फेंकिएगा, वो ज़्यादा समय ले लेगा, ठीक, सेम वेलोसिटी से, ठीक। तो वो ज़्यादा ऊपर तक रहेगा। टी हम लोग को समझ में आ गया। यहाँ से प्रक्षेपित किए और प्रक्षेपित करने के जस्ट यहाँ टकराने से पहले जो समय है वही हम लोग को उड्डयन काल, इसको टी से डिनोट करते हैं। फार्मूला ये हो गया। अब 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर 2u अपन g हो गया है, ठीक। यहाँ पर टी क्या है, मैक्सिमम, उड्डयन काल मैक्सिमम है, ठीक। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसके बाद फार्मूला आता है रेंज का, या रेंज क्या, हाइट, देखिए रेंज ही देख लीजिए। रेंज क्या होता है, कोई वस्तु को जब हम लोग प्रक्षेपित किए तो वो कितना दूर तक गया, ठीक ना, उसी का रेंज हमको बताना है। रेंज, परास उसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसको देखिए, रेंज क्या है, यहाँ से वस्तु को फेंके यहाँ तक पहुँचा, तो इसका रेंज ये r है। बात समझ में आ रही होगी। ये क्या है, इसका, इस वस्तु का रेंज है, रेंज है। तो रेंज के लिए हम लोग को फार्मूला पाता है कि r इक्वल टू क्या होता है,
आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये क्या है, हम लोग को मैक्सिमम रेंज देगा। क्यों देगा, देखिए अब हम लोग कहें कि हमको ज़्यादा से दूर तक चाहिए, मतलब हम किसी वस्तु को फेंके वो ज़्यादा दूर तक जाए, तो क्या करेंगे। तो देखिए ज़्यादा दूर तक फेंकने के लिए हम लोग को यही थीटा डिपेंडेंट है, मतलब ये थीटा हम लोग को डिपेंडेंट है कि थीटा का मान जैसा रखेंगे वैसा रेंज हमको मिलेगा। अब देखिए थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 45 रख देते हैं, थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 45 रख देते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू यदि 45 रख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब कहेंगे सर 90 का ही नहीं रखे हैं, तो देखिए 90 इसलिए 90 रखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा और उसमें वैल्यू कम हो जाएगा। तो 45 रख देंगे, तो 45 रख देंगे तो यहाँ आर हम लोग को क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 90 में ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी मिल गया। इतना बात समझ में आ गया। मतलब कि हम लोग को यदि किसी वस्तु को बहुत दूर तक फेंकना है, किसी वस्तु को या पत्थर को बहुत दूर तक फेंकना है, तो उसको हम लोग को 45 डिग्री पर फेंकना होगा, तब वो वस्तु क्या है, बहुत दूर तक जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हम लोग देखते हैं ये मैक्स हो जाएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भाला फेंकने वाला होता है, गोला फेंकने वाला होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, प्रैक्टिस करता है भाला फेंकने के लिए, गोला फेंकने के लिए। तो क्या वो भाला फेंकने वाला क्या चाहता है कि हमारा भाला जो है वो मैक्सिमम दूर तक जाए, मैक्सिमम रेंज तक जाए। तो उसी को हम लोग समझते हैं कि वो क्या करता है, प्रैक्टिस में क्या करता है कि अपने भाला को वो 45 डिग्री के एंगल पर वो फेंकता है, अपना जो भाला है उसको बनाता है 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने का। वही वो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है कि वो 45 एंगल उससे बन जाए। तो 45 जब एंगल मैक्सिमम, देखिए जब 45 डिग्री बना लेगा वो, ठीक है, 45 डिग्री बन जाएगा तो क्या करेगा, भाला उसका मैक्सिमम दूर तक जाएगा, और जब मैक्सिमम दूर तक जाएगा तो वो एथलीट जीत जाएगा। तो वही 45 डिग्री बनाने के लिए वो प्रैक्टिस करता रहता है, मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए। आप भी क्या कीजिएगा, जैसे आप भी देखे होंगे छोटे बच्चे में जब हम लोग थे तो क्या करते थे कि पत्थर को खेत में ऐसे फेंकते थे, सामने किसका पत्थर कितना दूर तक जाता है ना। तो क्या करते थे कि हम लोग, जो थोड़ा हट्टा कट्टा भी व्यक्ति रहता था, मतलब जो बच्चे में हट्टा कट्टा भी रहता था, तो वो क्या करता था, प्रक्षेपित करता था, मतलब फेंकता था ऊपर से, ऐसे ऊपर से, लेकिन उसका नज़दीक ही गिरता था। और जो पतला भी व्यक्ति रहता था वो क्या करता था कि ऐसे ही फेंकता था 45 पर, मान लीजिए उसको तो पता नहीं था कि मैं 45 पर ही फेंक रहा हूँ, ऐसे फेंकता था, उसका उससे दूर चला जाता था। तो जो थोड़ा हट्टा कट्टा था वो सोचता था यार ये तो दुबला पतला है, फिर भी ये हमसे दूर कैसे फेंक दे रहा है। तो उसको उस समय ये बात नहीं पता था, नहीं तो वो और दूर तक फेंक देता। ठीक है, तो बस एग्जाम्पल के लिए हम बताए हैं। अब ठीक है, तो देखिए ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को मैक्सिमम रेंज पता चल गया। अब हम क्या करें कि हम लोग को क्या चाहिए कि कोई वस्तु है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब उसको मैक्सिमम हाइट तक कितना हम लोग फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट है। ठीक, इसको h से डिनोट करते हैं, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको हम लोग h से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम हाइट है तो इसको h से डिनोट करते हैं। तो h बराबर हम लोग का होता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसका अभी थोड़ा सा यूज है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, तो देखिए h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g, मतलब हम लोग को मैक्सिमम हाइट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या रखना होगा, 90 रखना होगा। थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए इक्वल नहीं कीजिए, थीटा का वैल्यू यदि हम लोग 90 रखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट मिलेगा। मतलब किसी वस्तु को यदि हम लोग को
अधिक से अधिक ऊंचाई तक फेंकना है तो ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखिए 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी जो हम लोग का हाइट हो वो मैक्सिमम हो। तो हम लोग को क्या मिलेगा, u²/2g। बात समझ में आ रहा है, u²/2g मिलेगा। तो मैक्सिमम हाइट, जैसे देखिए अब हम कहें कि भाई तुमको फेंकना है क्या, जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई यहाँ पर हम लोग का एक मीनार है, ठीक है, इसको हम लोग को डकाना है, तो हम कहेंगे कि तुमको ये हाइट पता है कि हाइट कितना है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हो, मैक्सिमम हाइट ये पता है तुमको, तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से u वेलोसिटी से जब इसको प्रक्षेपित करोगे तो ये ऐसे निकल जाएगा यहाँ से, तो हम कहेंगे कि इसको वो डाक गया, मतलब पार उसके चला गया, ठीक। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालते हैं और इससे ऊपर नहीं जाना है हम लोग को, तो यहाँ से ऐसे प्रक्षेपित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात बस समझने के लिए था। अब देखिए यहाँ पर r बराबर u²/g है, यहाँ पर भी देखिए r²/g, मतलब इतना जो वैल्यू है, ये इतना जो वैल्यू है वो क्या है, r मैक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए h मैक्स बराबर जो h है हम लोग का मैक्सिमम बराबर, देखिए इसको r लिख देंगे तो r मैक्स/2, इसमें समझ लेते हैं। देखिए अब हम क्या किए, जैसे हम लोग को दे देगा क्वेश्चन, इससे बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट रख लीजिए। कह देगा कि मैक्सिमम हाइट जो है उसका, मान लीजिए जैसे किसी वस्तु को कह दिया कि वो मैक्सिमम रेंज तक फेंका है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है, उसको मैक्सिमम रेंज तक फेंका है, r, जो r है वो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज तक फेंका है। तो मैक्सिमम रेंज का मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर 50 है, ठीक, 50 मीटर तक फेंका है, मैक्सिमम रेंज है उसका। तो कह रहा है कि उसका हाइट मैक्सिमम कितना गया होगा, ठीक है। तो तुम कह दोगे कि वो कितना वस्तु ऊपर से आया होगा, उसका मैक्सिमम हाइट कितना रहा होगा वो निकालने के लिए। अब हमको देखो मैक्सिमम रेंज मिल गया, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना गया होगा, इसका वैल्यू आंख बंद करके यहाँ से बता सकते हो कि उसका वैल्यू कितना है, 25 मीटर, ठीक। ये मान लीजिए मीटर में है तो इसको 25 मीटर कर देंगे, मतलब इसका मैक्सिमम रेंज जो है वो 50 है, तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, वो 25 मीटर हो जाएगा। मतलब कह दोगे कि वो वस्तु 25 मीटर मैक्सिमम ऊंचाई से ऊंचाई तय करते हुए वो 50 मीटर तक की रेंज तक गया। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना कुछ इसमें डाउट हो तो फिर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर से, तो उसको हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करके पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। अब देखिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि यदि हमको मैक्सिमम रेंज चाहिए, मतलब किसी वस्तु को यदि अधिक से अधिक दूरी फेंकना है तो उसको कितना डिग्री पर फेंकना होगा। तो उसको बस ये याद रखिए कि यदि हम लोग को मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उसको हम लोग को थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर हम लोग को उसको फेंक देंगे, तो वो क्या करेगा कि मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब कहेगा कि हम लोग को जैसे मैक्सिमम हाइट चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर, तो उसमें कहेगा कि यदि किसी वस्तु को हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर फेंकना है तो उसको किस एंगल पर फेंकें, दे देगा 0, 45, 60, 90 दे देगा। तो आपको क्या मारना है कि मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है, मतलब मैक्सिमम ऊंचाई तक को हमको फेंकना है, तो उसको थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गया होगा। अब पूछेगा कि यदि हम लोग को किसी वस्तु को ज़्यादा देर तक हवा में फेंकना है, ज़्यादा देर तक हवा में ही रखना है उसको, तो उसको हम लोग को कितना एंगल पर फेंकना होगा, तो उसको भी 90 एंगल पर फेंकना होगा। इन दोनों के लिए 90 और मैक्सिमम रेंज के लिए 45। तो इसमें कहेगा कि कोई एथलीट जब भाला फेंकता है तो वो किस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या करता है, अपना एंगल 45 बनाने के लिए वो प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।